मैं आपका टीचर हसनैन अली। आज आपके सामने हाजिर है हम एक नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जी वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर क्या है? वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो लेंथ मेजर करने के लिए। अब ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर, टू मेजर द इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर एंड टू मेजर द डेप्थ ऑफ अ सिलेंडर जो है। तो हम अब देखते हैं हमारे पास वर्नियर कैलिपर जो है वो क्या है। सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर वाला जो टॉपिक है उसको हम उसके मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हम देखते हैं, सबसे पहले वर्नियर कैलिपर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम उसके वर्नियर कैलिपर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि वर्नियर कैलिपर जो है वो दिखने में किस तरह का होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो उसके बाद जब हम वर्नियर कैलिपर की स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद फिर हम लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो है हम उसके ऊपर बात करेंगे। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर को डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे हमारे पास जो एक इंस्ट्रूमेंट जो है उसको इस्तेमाल हमने कैसे करना है। हम वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी रीडिंग जो है वो किस तरह से मेजर कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इसका हमारे लेक्चर का जो लास्ट वाला जो पोर्शन होगा वो होगा जी हमारे पास जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। हमारे पास वर्नियर कैलिपर जो है उसके अंदर जीरो एरर और जीरो करेक्शन जो है वो क्या होते हैं, उनको जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और उनको हमने अपनी जो रिकॉर्डेड वैल्यू है उसके अंदर हमने एडजस्ट करने के बाद एक्चुअल वैल्यू जो है उसको कैसे कैलकुलेटर करना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक से कम्प्लीटली मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो हमारे साथ आपको एंड तक जुड़े रहना पड़ेगा। और इंशाल्लाह जब ये पूरा लेक्चर आप सुनेंगे तो आपको वर्नियर कैलिपर वाला टॉपिक जो है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी, और उसके अलावा ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो है इसलिए आप लोगों को इसके साथ जो है वो ध्यान से देखना है और इसको ध्यान से देखना है कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी डेफिनेशन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर is defined as it is an instrument which is used to measure the small length such as internal and external diameter and length of cylinder। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर एंड लेंथ ऑफ ए सिलेंडर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अप टू 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर तक एक्यूरेटली जो है वो इसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर हमारे पास वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन ये बन जाती है कि हमारे पास एक इस तरह का डिवाइस है जिसको हम किसी भी सिलेंडर जो है उसका इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर या फिर हम उसकी डेप्थ जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इसकी एक जनरल सी डेफिनेशन हम लिखते हैं। इट इज an instrument which is used to measure the length of an object। ठीक है, कहाँ तक? लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट
up to 1/10 millimeter. M stand for milli, M for meter. This milli is a prefix and this is a unit. 1/10 millimeter accurately. ले जी, ये तो हमारे पास वर्नियर कैलिपर जो है उसकी डेफिनेशन है। ये मैंने इसकी दो डेफिनेशन लिख दी हैं। एक मैंने इसकी थोड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन की है और जिसको हमने सिलेंडर के साथ थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया है, और एक डेफिनेशन मैंने इसकी जनरल लिखी है। जो आपको इसमें से अच्छी लगती है या जो आसान लगती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम जरा देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। वर्नियर कैलिपर का स्ट्रक्चर, वर्नियर कैलिपर दिखने में किस तरह का होता है, तो मैंने इसकी एक डायग्राम जो है वो ड्रा की है। अब इस डायग्राम के अंदर देखें, मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये डायग्राम क्या होती है। ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास वर्नियर कैलिपर के अंदर सबसे पहले जो चीज़ समझने वाली है वो दो स्केल होते हैं। हमारे पास सबसे पहले वर्नियर स्केल जो है इसका एक फिक्स स्केल होता है और इस दूसरा इसका स्केल होता है, दैट इज अ मूवेबल स्केल। अब दैट फिक्स स्केल देखें जो जा ए के साथ जुड़ा हुआ है, देखें मैंने इसको जा ए का नाम दे दिया। इसका जो जबड़ा ए है और ये जबड़ा बी है। अब जबड़े ए को देखते हैं। ये जबड़ा ए जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज अटैच्ड विद अ स्केल। ये जो एंड तक जा रही है एंड दैट इज कॉल्ड द मेन स्केल। इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। दूसरा जो हमारे पास जबड़ा दैट इज अटैच्ड विद द वर्नियर स्केल। अब ये वाला जो वर्नियर स्केल जो होता है ये मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है। आप इसको स्लाइड करवा सकते हैं ओवर द मेन स्केल। ठीक है, तो इसमें हमने कोई भी जो ऑब्जेक्ट जो है जिसकी हमने मेजरमेंट करनी होती है, ठीक है, अब हमने उसकी क्या मेजरमेंट करनी होती है ये डिपेंड करता है। लेट्स से कि हमने उसका एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है, तो हमने क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को हमने इन जाज के अंदर फिक्स कर देना है। जेंटली फिक्स करके दोनों जाज इस तरीके से फिक्स करें कि वो गिरे ना। लेकिन इतना भी उसको टाइट नहीं कर देना कि ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर दोबारा इस्तेमाल के काबिल ही ना रहे। तो जेंटली हमने उसको इसके अंदर फिक्स करना है और ये हमारे पास स्क्रू लगा है। इस स्क्रू के साथ हमने अपना जो वर्नियर स्केल है उसको फिक्स कर देना है, क्योंकि जब आप इसके अंदर रखेंगे अगर आप स्क्रू से फिक्स नहीं करते तो फिर हो सकता है कि आप लोगों की रीडिंग जो है, ये जो आप लोगों का जो वर्नियर स्केल है वो थोड़ा लेफ्ट राइट मूव करे, जिससे आप लोगों की रीडिंग जो है वो खराब हो जाती है। तो फिर हमारे पास दो इसके जो हमारे पास स्केल बन गया। पहला इज अ फिक्स स्केल विच इज अ मेन स्केल एंड सेकंड इज अ मूवेबल स्केल विच इज अ वर्नियर स्केल। ठीक है, इसके दो जाज होते हैं, एक ए जाज और एक बी जाज। अब ये यूज होते हैं टू मेजर द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर। और ये वाले जो हमारे पास जाज सी और डी जो हैं, इट इज यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, कि वो बाहर से उसकी मोटाई क्या है और अंदर से जो अगर देखा जाता है तो उसकी बेसिकली इसके अंदर थिकनेस जो है उसको डिफरेंस किया जाता है। ये बाहर से मेजर किया जाता है और ये अंदर से मेजर करने के बाद दोनों को अगर दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो इट गिव द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, कि उस मटेरियल जो है उसकी थिकनेस जो है वो क्या होती है हमारे पास। और लास्ट वन इज अ टेल ऑफ द वर्नियर कैलिपर। अब ये टेल जो है इसका काम क्या होता है, द टेल इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सिलेंडर। अब देखें सिलेंडर जो है उसकी जो वो उसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए ना उसके अंदर हमारे पास कोई भी जो है वो मीटर रॉड इंसर्ट कर सकते हैं, ना ही हम उसको इसके इंटरनल जाज के अंदर रख सकते हैं, जो है ना ही हम उसके एक्सटर्नल जाज के अंदर कहीं पे भी हम उसको फिक्स नहीं कर सकते कि हमने उसकी अंदर से डेप्थ जो है वो मेजर करनी होती है। तो उसके लिए फिर हम ये टेल मेजर करते हैं। उसके अंदर टेल जो है वो इंसर्ट कर दी जाती है और यहाँ से देख ली जाता है कि वो रीडिंग जो वो क्या बनती है। एज यूजुअल जैसे हमने ये आउटसाइड जाज और इनसाइड जाज की रीडिंग लेते हैं, इसी तरह हम टेल की रीडिंग लेंगे। जहाँ पे वो टेल जो है वो मैक्सिमम अपने पॉइंट तक पहुँचेगी, स्क्रू को टाइट कर देंगे और वो हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगी, उसकी रीडिंग जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो फिर हम अपनी बात को शॉर्ट करते हैं। हमारी बात शॉर्ट जो है कि वर्नियर कैलिपर जो है उसके दो मेन हिस्से होते हैं। ठीक है जी, एक इज इसका मेन स्केल एंड सेकंड वन इज अ वर्नियर स्केल। ठीक हो गया। अब तो मेन स्केल की क्या पहचान है, इट इज फिक्स स्केल। ये फिक्स होता है, इसकी ये पहचान होती है, ये मूवेबल नहीं होता। इट इज अ फिक्स स्केल ऑन इट each marking is 1 मिलीमीटर। ये हमारे पास एक फिक्स स्केल होता है जिसके अंदर हर एक मार्किंग जो होती है वो 1 मिलीमीटर की होती है। जरा देख ले। ठीक है जी, अब जरा देखें, ये एक इसका ये वाला और दूसरा ये वाला, इसके अंदर ये जो हमारे पास मार्किंग बन गई दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर।
अब इसी तरह इसकी जितनी भी ये हर स्मॉल डिवीजन जो है वो उसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू द 1 मिलीमीटर। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये जो इसकी जो स्केल है इसकी लंबाई जो है वो हम अकॉर्डिंग टू इट्स यूज जो है वो हम जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं तो लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले जो वर्नियर कैलिपर है उसकी जो स्केल उसकी लेंथ जो होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। लेकिन अगर किसी भी वर्कशॉप में इस्तेमाल हो रहा है तो डेफिनेटली उसको उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है उसकी लेंथ जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। हो सकता है आप लोगों को 30 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर भी ये वर्नियर कैलिपर जो है वो मिले। तो लिहाजा हमने ये नहीं देखना कि उसकी मेन स्केल की एक्चुअल लेंथ क्या है, हमने सिर्फ ये देखना है कि मेन स्केल के अंदर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होती है उसकी लेंथ क्या है। तो मेन स्केल के ऊपर जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होती है उसकी लेंथ हमारे पास आ जाती है जी 1 मिलीमीटर। तो ठीक है, तो 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो मेन स्केल के बाद हम मूव करते हैं वर्नियर स्केल के ऊपर। अब वर्नियर स्केल क्या होता है? वर्नियर स्केल जब भी जैसे भी हम डिस्कस करेंगे इट इज अ मूवेबल स्केल। इट इज अ इट इज अ मूवेबल स्केल। तो मेन स्केल रीडिंग के बाद हम बात करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग की। तो वर्नियर स्केल रीडिंग इट इज अ मूवेबल स्केल, ये हमारे पास मूवेबल स्केल होता है। अब इसकी जो टोटल लेंथ होती है, इस मूवेबल स्केल की टोटल लेंथ जो होती है विच इज इक्वल टू द 9 मिलीमीटर। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 9 मिलीमीटर के बराबर होती है। और लेकिन हमने इसके ऊपर डिवीजन बनाई हुई है, हमने 9 मिलीमीटर जो है उसको 10 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने टोटल लेंथ जो वर्नियर स्केल किया दैट इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर, लेकिन जब हमने उसके डिवीजन बनाए तो हमने उस 9 मिलीमीटर के 10 डिवीजन बना दिए हुए। अगर 9 मिलीमीटर के हम जो है वो 9 डिवीजन बनाते तो वो हर डिवीजन 1 मिलीमीटर की आनी थी। अगर हमने 9 मिलीमीटर की 10 डिवीजन बनाई है तो इसका मतलब है कि हर डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर की नहीं है, वो 1 मिलीमीटर से छोटी डिवीजन जो है वो हमारे पास बन रही है। ठीक हो गया? तो इट इज अ मूवेबल स्केल, its total length is 9 मिलीमीटर। इसकी टोटल लेंथ जो है वो 9 मिलीमीटर होती है, विच इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। इसको 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। तो 1 स्मॉल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, 1 स्मॉल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू, अब तो अब ये कितनी, अब टोटल डिवीजन हमारे पास कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है 9 है, उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया होगा 10 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया। तो ये हमारे पास बन जाएगा 9/10 विच इज इक्वल टू ये 0.9 मिलीमीटर। तो मेन स्केल जो है उसकी 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल जो है उसकी 1 स्मॉल डिवीजन विच इज इक्वल टू द 0.9 मिलीमीटर। ठीक हो गया? तो अभी हमने इसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिटेल गुफ्तगू कर ली है। हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले तो हमने देख लिया कि जो है वो इसके अंदर जो है वो हमारे पास उसकी शेप जो है वो किस तरह से होती है और वो उसके अंदर जो मेन उसके कंपोनेंट जो है उनको भी हमने डिस्कस कर लिया। हमारे पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल जो है वो क्या होती है। एंड नेक्स्ट वन इज अ लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट द स्मॉलेस्ट रीडिंग विच कैन बी टेकन थ्रू एनी इंस्ट्रूमेंट। तो वर्नियर कैलिपर जो है उसकी जो लीस्ट काउंट क्या होती है? तो वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट है द स्मॉलेस्ट रीडिंग विच कैन बी टेकन फ्रॉम अ वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर से जो स्मॉलेस्ट रीडिंग दी जाती है दैट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। अब लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर होता कितना है उसको मेजर करने के लिए हम उसका मैथमेटिकल फार्मूला जो है उसको हम ड्राइव करेंगे और हम इसको देखेंगे कि ये वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है ये एक्चुअल में होता क्या है। तो लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट जो है ये हमारे पास बराबर किसके आ जाएगा? अब लीस्ट काउंट जो है वो हमारे पास डिफरेंस होगा किनका? 1 स्मॉल डिवीजन ऑन अ मेन स्केल एंड 1 स्मॉल डिवीजन ऑन अ वर्नियर स्केल। ठीक है ना?
वन डिवीजन, वन स्मॉल डिवीजन कहां पर, ऑन मेन स्केल। ठीक हो गया, इसको आपने माइनस कर देना है, इसमें से वन स्मॉल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो वन स्मॉल डिवीजन ऑन अ मेन स्केल हमने कितनी कैलकुलेट किया, वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर एंड वन स्मॉल डिवीजन ऑन अ मेन स्केल वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर। तो इसका हमारे पास लीस्ट काउंट क्या बन जाता है, लीस्ट काउंट की हमारे पास शॉर्ट फॉर्म होती है एलसी। तो ये हमारे पास आ जाएगी जी 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 0.1 millimeter and 0.1 millimeter is a least count of a vernier caliper। तो वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट जो है उसको आप इस सिंपल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास लीस्ट काउंट को मीर करने का एक और मेथड भी है। अगर आपको ये मेथड आसान लगता है तो आप इस मेथड को फॉलो कर लें, अगर आपको दूसरा मेथड अच्छा लगेगा तो आप उसको फॉलो रख लें, जो आप आसानी से उसको आप याद रख सकें। ठीक हो गया, तो फिर हमारे पास लीस्ट काउंट की बात करते हैं हम। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, 1 स्मॉल डिवीजन ऑन अ मेन स्केल। अब आपने इसको डिवाइड कर देना, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो आपने 1 स्मॉल डिवीजन जो मेन स्केल जो है उसको डिवाइड कर देना टोटल डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल के साथ। तो 1 स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल जो हमारे पास है वो हमारे पास होती है जी 1 मिलीमीटर। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है वर्नियर स्केल के ऊपर वो हमारे पास होती है जी 10 एंड विच इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। अब यहां पे देख लें, यहां पे भी देख लें, 0.1 मिलीमीटर और 0.1 मिलीमीटर जो है वो अब हमारे पास आ गया। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट जो वो मैं आपको देना चाहता हूं, वो क्या इसको जरा जहन में रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को जब वो यूज़ करते हैं। देखें आप लोगों का जो ये जो हमारे पास अभी हमने लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया, दिस लीस्ट काउंट इज इन अ मिलीमीटर। तो अगर आप इस मिलीमीटर वाले लीस्ट काउंट को अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो विच इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर एंड विच इज आल्सो इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। अब जो बात करने जा रहा था वो ये है कि जब आपने अक्सर स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं वो इस बात पे होते हैं कि जी लीस्ट काउंट जो है वो मिलीमीटर में इस्तेमाल करना है या हमने इसको सेंटीमीटर में इस्तेमाल करना है। तो लीस्ट काउंट आपने मिलीमीटर में इस्तेमाल करना है या आपने सेंटीमीटर में इस्तेमाल करना है, ये आपका डिसाइड करता है कि आपकी मेन स्केल रीडिंग जो है वो आप कौन से यूनिट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी मेन स्केल रीडिंग जो है उसको आप सेंटीमीटर के अंदर मेजर कर रहे हैं और लीस्ट काउंट अगर आप मिलीमीटर वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट इज नॉट एन एक्यूरेट रीडिंग। तो अगर आपकी मेन स्केल रीडिंग जो है वो आपके पास सेंटीमीटर के अंदर आ रही है, मतलब आपके ऑब्जेक्ट की लेंथ ज्यादा है, तो देन यूज द लीस्ट काउंट इन अ सेंटीमीटर। अगर आप लोगों के ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत छोटी है, वो चंद मिलीमीटर्स में आ रही है, तो देन यूज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इन अ मिलीमीटर। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इसको जब प्रैक्टिकल करना है तो इसको आपने अपने जहन में रखना है। तो अभी हमने क्या कर लिया, अभी हमने डेफिनेशन इसकी समझ ली कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है, उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लिया और हमने किसी भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी रीडिंग किस तरह से लेनी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ये है, हाउ टू यूज द वर्नियर कैलिपर, हाउ वी कैन कैलकुलेट द रीडिंग बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर। मैंने चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना अभी आप लोग सामने भूल गए, ये एक एमसीक्यूज था, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्नियर कैलिपर जो है वो सबसे पहले इन्वेंट किसने किया था। तो वर्नियर कैलिपर इज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट
पेरियर वर्नी इन 1613 इसने 1631 के अंदर पेरियर वर्नियर था, उसने सबसे पहले एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, फ्रेंच फिजिस्ट था, जिसने सबसे पहले इसको यूज़ किया। और ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टूल है, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs और शार्प क्वेश्चन जो बन सकता है, इसको आप लाजमी कीजिए। अब हमने हमारे पास लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसका डायमीटर जो है वो मेजर करना है। तो उसका डायमीटर मेजर करने के लिए हमने क्या करना है, हमने उसको जो है वो इस वर्नियर कैलिपर के जो जाज हैं उनके अंदर हमने उसको जेंटली रख देना। ये उसका फ्रंट व्यू जो है वो आप लोगों को नजर आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने अपना जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने इस वर्नियर कैलिपर के अंदर रखा, स्क्रू टाइट किया। अब हमने इसका यहाँ से डायमीटर जो है वो मेजर करना है। व्हाट इज दिस डायमीटर, इसका डायमीटर जो होगा वो क्या होगा, ठीक है जी। तो इसका डायमीटर मेजर करने के लिए हमें हमारे पास दो, अब यहाँ पे भी हमें ख्याल रखना है कि हमारे पास दो रीडिंग्स आएंगी, ठीक हो गया। एक रीडिंग जो हमारे पास होगी वो मेन स्केल रीडिंग होगी एंड सेकंड वन इज अ वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग कैसे लेनी है और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आके सारा वर्नियर कैलिपर वाला जो टॉपिक है वो बनता है। तो जो है वो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास दो तरह की रीडिंग आ जाती हैं जी। How we can calculate the length of an object by using vernier calipers, ठीक है जी। तो इससे हमारे पास दो रीडिंग्स आएंगी। नंबर वन मेन स्केल रीडिंग, और दूसरी जो हमारे पास इसमें आएगी वो आएगी वर्नियर स्केल रीडिंग। अब मेंस के रीडिंग और वर्नियर्स के रीडिंग जो है वो हमने किस तरह से लेनी है, तो हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंस के रीडिंग क्या होती है। तो मेंस के रीडिंग लेने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हमने इनके जाज जो है, अगर आपने उसका एक्सटर्नल डायमीटर में करना है तो यहाँ पे रख दें, अगर आपने इंटरनल डायमीटर रखना है तो आपने यहाँ पे उनको रख देना। अब वो आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। तो हमने बेसिकली एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो मेजर करना है। तो एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए हमने जेंटली क्या किया, उनको हमने अपने दोनों जाज जो है उसके अंदर फिक्स कर दिया। और उसके बाद हमने क्या देखना है कि ये जीरो ऑफ अ मेन स्केल जो है, ये देखिए ये जी जीरो ऑफ अ मेन स्केल, ये वाला जो पहली लाइन जो है मेन स्केल वर्नियर स्केल के ऊपर जो पहली लाइन जो है, उसको आपने देखना है कि वो मेन स्केल की कितनी मार्किंग जो है उनको क्रॉस कर चुकी है। ठीक हो गया जी। सबसे पहला क्या देखना जी, आपने ये देखना है कि आप लोगों का जो वर्नियर स्केल जो है उसका जो जीरो है उसने मेन स्केल के ऊपर कितनी मार्किंग जो है वो पास की हैं। अब जरा इस चीज़ को समझते हैं। देखें जी, हमारे पास जो हमने सिलेंडर रखा हुआ है इसकी जो लेंथ बनती है, इसकी जो मेंस की रीडिंग बनती है, देखेंगे ये तो 3 सेंटीमीटर तक तो इसकी हमारे पास समझ में आ गई बात। अब 3 सेंटीमीटर के बाद हमने मिलीमीटर जो है उनको देखना है कि कितने मिलीमीटर जो है वो हमारे पास बन रहे हैं। तो इन मिलीमीटर्स के अंदर देखें जी, ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। जो हमारे पास वर्नियर स्केल जो है उसका जो जीरो है वो हमारे पास 4 और 5 मिलीमीटर के सेंटर में आ रहा है। अब 4 और 5 मिलीमीटर के सेंटर में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये डाउटफुल रीडिंग बन गई। लेकिन उसमें देखें ये जो 4 तक तो रीडिंग जो है वो एक्यूरेट है। अब 4 के बाद वाली जो रीडिंग है वो हमारे पास जो है वो डाउटफुल है, और उसी बाद वाली रीडिंग को तो कैलकुलेट करना है हमने बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर, क्योंकि 4 तक तो हमें मीटर रॉड भी मेजरमेंट दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ये 4 और 5 के दरमियान मैं क्या डिसाइड करूंगा, ये 4 है या 5 है, या फिर ये 4 को कितना क्रॉस करके 5 के करीब चला जाता है या फिर 4 मिलीमीटर के करीब आता है। इस चीज़ को हम जो है वो कैलकुलेट ही बेसिकली यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेंस के रीडिंग के अंदर देखना ये है कि आपका वर्नियर स्केल का जो जीरो है उसने कितनी मार्किंग जो है वो पास की है
मेन स्केल जो है वो अपना मेन स्केल रीडिंग के ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, इसके लिए हम रीड करेंगे जी, हम मार्किंग को रीड करेंगे किसकी, मेन स्केल की, विच जस्ट इन फ्रंट ऑफ जो है वो इन फ्रंट ऑफ द वर्नियर स्केल 0। तो मेन स्केल रीडिंग, रीड दी marking on main scale just in front of 0 of वर्नियर स्केल। ठीक हो गया जी। तो आपने क्या करना है जी, रीड आउट करना है, रीड करना उस मार्किंग को जो मेन स्केल के ऊपर है और वर्नियर स्केल के 0 के सामने है। तो वो हमारे पास फॉर एग्जांपल ठीक है, कौन सी एग्जांपल डायग्राम के अंदर दिखाई गई है, एज शोन इन डायग्राम। ठीक हो गया जी। तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग जो है वो क्या बन जाती है जी, मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग अब 3.4 और 5 के दरमियान आ रहा है 0 जनाब। तो हमारे पास 3.4 जो है 3.4 सेंटीमीटर जो है वो एक्यूरेट रीडिंग है, और 5 जो था वो डाउटफुल था, उसको हमने कंसीडर नहीं किया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई जी मेन स्केल रीडिंग। अब हम बात करते हैं जी वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब वर्नियर स्केल रीडिंग जो है इसी को कैलकुलेट करना ही तो आर्ट है। जिस बच्चे को वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो कैलकुलेट करना आ गई, उसको समझे वर्नियर कैलिपर यूज करना जो है वो आ गया। मेन स्केल रीडिंग तो कोई भी बंदा कैलकुलेट कर सकता है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग जो है उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए आप लोगों ने ये करना है, तो आपने अपनी वर्नियर स्केल रीडिंग को ध्यान से देखना है, और आपने देखना है कि आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग के जो रीडिंग जो है उसकी वर्नियर स्केल के ऊपर जो मार्किंग है उनमें से कौन सी मार्किंग मेन स्केल की किसी भी मार्किंग के बिल्कुल सामने आ रही है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आपने क्या देखना है कि आपकी वर्नियर स्केल जो है उसकी मार्किंग को ध्यान से देखना है, और फिर आपने देखना है कि आपकी वर्नियर स्केल की कौन सी मार्किंग जो है वो मेन स्केल की किसी भी मार्किंग के बिल्कुल सामने आ रही है। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं जी, हमारे पास जब हम अपनी मार्किंग को ध्यान से देखते हैं तो ये मार्किंग नंबर 7 जो है, ये देखें जी, ये मार्किंग नंबर 7 मैं अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा नहीं सकता क्योंकि ये वाली ये मार्किंग नंबर 7 जो है ये वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की जो है बिल्कुल जस्ट इन लाइन है, बिल्कुल कोइंसाइडेड एक दूसरे के साथ हुई है। तो आपने क्या देखना है कि आपकी वर्नियर स्केल की कौन सी जो है वो रीडिंग जो है वो मेन स्केल की किसी भी मार्किंग के साथ कोइंसाइड कर रही है। ठीक हो गया जी। तो फिर आपने क्या करना है जी, हमने ये देखना है जी, फाइंड द वर्नियर स्केल मार्किंग कोइंसाइडेड आर इन लाइन विद द एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। ठीक है, find the vernier scale marking आपने वर्नियर स्केल जो है आपने उसकी मार्किंग फाइंड आउट करनी। कौन सी मार्किंग बोला, कोइंसाइडेड, या इन लाइन विद एनी मार्किंग ऑफ मेन स्केल, जो इनलाइन हो या कोइंसाइडेड हो मेन स्केल की किसी भी मार्किंग के साथ। ठीक है, तो फिर वही फॉर एग्जांपल हमारे पास कोइंसाइडेड डिजिट जो है या कोइंसाइडेड मार्किंग जो है
कोइंसाइडेड मार्किंग जो है वो हमारे पास मान जाती है जी 7। ठीक हो गया। अब ये 7 जो है वर्नियर्स की रीडिंग है? नहीं जी, वर्नियर्स की रीडिंग ये नहीं है। वर्नियर्स के रीडिंग के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वर्नियर्स के रीडिंग के लिए भी हमें एक और जो है वो डोर ओपन करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई क्या करना है? मल्टीप्लाई कोइंसाइडेड मार्किंग। कोइंसाइडेड मार्किंग को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? विद लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक हो गया। लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना वर्नियर कैलिपर के। अब फिर वही जो मैंने अभी आपको नोट दिलवाया था, जरा उस नोट को अपने ज़हन में दोबारा दोहराएं। देखें हमारी मेंस की रीडिंग किस में आ गई? सेंटीमीटर में आ गई। तो वर्नियर स्केल जो है उसका जो लीस्ट काउंट है फिर हम क्या रखेंगे? सेंटीमीटर के अंदर रखेंगे। ठीक हो गया जी। तो अब हम बात करते हैं किसकी? वर्नियर स्केल रीडिंग की। वर्नियर स्केल रीडिंग। तो वर्नियर स्केल रीडिंग जो हमारे पास क्या बन जाएगी जी? लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडेड मार्किंग। ठीक हो गया जी। अब लीस्ट काउंट हमारे पास कितना आ गया जी? 0.01 मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडेड मार्किंग हमारे पास क्या बनती है जी? कोइंसाइडेड मार्किंग हमारे पास है जी 7। इसको आपने 7 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी लीस्ट काउंट इज, ये टोटल हमारे पास वर्नियर्स की रीडिंग बन जाएगी 0.07 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ लग गया होगा। हमने मेंस के रीडिंग जो है उसको भी कैलकुलेट कर लिया और हमने वर्नियर्स के रीडिंग जो है हमने उसको भी कैलकुलेट कर लिया। अब ये हमारे पास जो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो कैलकुलेट नहीं हुई। तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अब जी इसका नेक्स्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ, या लेंथ कह लें या आप इसको डायमीटर कह लें, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी? मेन स्केल रीडिंग जमा वर्नियर स्केल रीडिंग। आपने मेंस के रीडिंग और वर्नियर्स के रीडिंग दोनों को प्लस कर देना है। तो मेंस के रीडिंग जो है वो हमारे पास क्या बन जाती है जी? तो हमारे पास मेंस के रीडिंग जो है वो हमारे पास बन जाती है जी 3.4 प्लस, और वर्नियर्स के रीडिंग हमारे पास क्या बन जाती है जी? 0.07, और टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा जी? ये हमारे पास बन जाएगा जी 3.47 सेंटीमीटर। अब ये जी आप लोगों की जो है वो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो आ गई, या कैलकुलेटेड जो हमारे पास है लेंथ आ गई। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी? कैलकुलेटेड लेंथ। .47 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको कैलकुलेटेड लेंथ क्यों बोला है? ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल लेंथ अभी नहीं आई है, तो भी एक्चुअल लेंथ कैसे निकलेगी? तो एक्चुअल लेंथ जो है वो हमें डिसाइड करती है हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्थ, उसकी सेहत, उसकी बॉडी की सेहत डिसाइड करती है कि उसकी बॉडी की सेहत ठीक है या नहीं है। बॉडी की सेहत से बाद मैं क्या ले रहा हूँ? मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी जीरो एरर की बात कर रहा हूँ। तो अगर उसकी बॉडी की जो है वो फिजिकल हेल्थ ठीक होगी तो वो हमें एक्यूरेट वैल्यू देगी। अगर उसकी बॉडी की फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं होगी तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई एरर आ जाएगा। तो जब तक हमने अपना एरर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है वो उसको हम इसके अंदर एडजस्ट नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू नहीं बनेगी। तो अब हमें जो अगली सरहद अबूर करनी है वो हमारे पास है जी जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। तो जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये क्या होते हैं? अब जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन को समझने के लिए जो है पहले हमें जीरो एरर का समझना जरूरी है।
तो जीरो एरर। अब हमारे पास जीरो एरर जो है दो तरह का होता है। पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। तो ये तीन चीजें पहले डिस्कस करती हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं हमारे पास जीरो एरर क्या है। आपने क्या करना है, आपने ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, दैट्स कि अभी हम जो है इसको जो है अपना जीरो एरर चेक करने की पोजीशन में लेकर आते हैं। तो हमने क्या करना है, इसके दोनों जाल जो हैं उनको जेंटली बंद कर देना। जेंटली बंद करता है, उनको जोर लगा के नहीं बंद करना। अगर आप जोर लगा के बंद करेंगे तो उसकी जो आपकी इंस्ट्रूमेंट है वो मजीद खराब हो जाएगा। तो जेंटली दूसरे को क्लोज कर देना, जो दोनों जबड़े एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो फिर आपने इनके स्केल को देखना है। तो अगर तो ये हमारे पास ये वाली पोजीशन बन रही है, ठीक है। अब ये वाली पोजीशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, ये पोजीशन रिप्रेजेंट कर रही है कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। तो ये आपका मेन वर्नियर स्केल का जीरो और ये वर्नियर स्केल का जीरो जो है, अगर ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तो फिर आपका इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी फिजिकल हेल्थ ठीक होगी। नो जीरो एरर विल अकर, उसमें कोई किसी किस्म का जीरो एरर नहीं होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, आप इसके दोनों जाल जेंटली क्लोज करते हैं और मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो एक दूसरे के आमने सामने जो है वो नहीं आते। तो फिर दो पोजीशन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। क्या, एक मेन स्केल का जीरो पहले आ जाता है, वर्नियर स्केल का जीरो बाद में आ जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि आपका वर्नियर स्केल का जीरो पहले आ जाए और मेन स्केल का जीरो बाद में हो। ठीक है, तो अगर तो बराबर आ जाते हैं, आमने सामने आ जाते हैं, इन लाइन हो जाते हैं, तो फिर कोई जीरो एरर नहीं है। जो आपने जो कैलकुलेटेड लेंथ थी यही आपकी एक्चुअल लेंथ बन जाएगी। लेकिन अगर मेन स्केल का जीरो एरर, वर्नियर स्केल का जीरो एरर दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते, इसका मतलब है कि ये जो आपकी कैलकुलेटेड लेंथ है ये एक्चुअल लेंथ नहीं है, आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर मौजूद है। ठीक है, तो फिर जीरो एरर की डेफिनेशन हम क्या करेंगे, जीरो एरर की डेफिनेशन हम ये करेंगे, इफ जीरो ऑफ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल आर not in line with each other। ठीक हो गया जी। अगर दोनों जो है वो जीरो जो है वो इन लाइन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो जीरो एरर होगा। ठीक है, तो अब जीरो एरर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसको हमने कैसे डिसाइड करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने जरा इसको ध्यान से देखना है ये कैसे है। देखो, अगर आप लोगों का जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो बाद में चला जाता है और मेन स्केल का जीरो जो है वो बाद में। अब जरा इधर थोड़ा सा गौर करें कि जब हम इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो राइट साइड पे मूव करता है। जब ये इसका मुंह खुलता है तो ये राइट साइड के ऊपर मूव करता है। तो अगर जो है आप लोगों का जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है, ये लेट्स से मैं ये कहता हूं ये वर्नियर स्केल का जीरो है ये वाला, तो अगर ये राइट साइड पे है इसका मतलब ये है कि आपकी जो आपका जो वर्नियर कैलिपर जो है वो आपकी लेंथ के अंदर समथिंग जो है वो ऐड कर रहा है। वो आपकी लेंथ जो है ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल लेंथ है उससे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा है। अगर वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो राइट साइड पे मूव करता है तब। दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि अगर आपके पास ये वर्नियर स्केल वाला जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से पहले आ जाता है, ये वाली सिचुएशन बनती है, ये बनती है। अब देखें जी, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पहले आपका ऑब्जेक्ट जीरो पे जाएगा और फिर जो है वो अपना राइट साइड पे मूव करेगा।
इसका मतलब फिर क्या हुआ कि जो वर्नियर कैलिपर है वो आपके ऑब्जेक्ट की लेंथ को, जो एक्चुअल लेंथ, जो आपकी कैलकुलेटेड लेंथ होगी, वो एक्चुअल लेंथ से थोड़ी सी छोटी शो करवा रहा है। समझ लगी बात की? तो अगर आप लोगों का वर्नियर कैलिपर जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो एक्चुअल लेंथ से बड़ी दिखाए, तो देन जीरो एरर इज अ पॉजिटिव जीरो एरर। अगर आप लोगों का ऑब्जेक्ट जो है, जो वर्नियर कैलिपर जो है वो आपके ऑब्जेक्ट की लेंथ को एक्चुअल लेंथ से छोटा दिखाता है, देन जीरो एरर विल बी नेगेटिव जीरो एरर। तो अब इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं कि आसान अल्फाज में ये क्या है कि अगर आप लोगों का वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पर हो, तो जीरो एरर विल बी पॉजिटिव। And if the zero of the vernier scale is on the left side of the main scale, then it will be negative zero error. तो पॉजिटिव जीरो एरर की भी डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है, वहां से देख लेते हैं क्या बनती है। इफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का जो जीरो है इज ऑन दी, कहां पे हो, ऑन द राइट साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। अगर हमारे पास जो वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे हो, देन जीरो एरर इज पॉजिटिव। इज पॉजिटिव। तो मेरी बात फॉलो कर गए आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आप लोगों को इस चीज की ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेगेटिव जीरो एरर फिर हमारे पास क्या होता है जी, इफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन दी, पहले किधर था, राइट था, तो अब लेफ्ट पे चला जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। तो वो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पर होगा, देन जीरो एरर इज नेगेटिव। जीरो एरर जो है वो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर जो है उसको हमने डिटेल से समझ लिया कि पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर जो वो क्या होते हैं। अब हमने देखना है कि जीरो एरर होता कितना है और जीरो एरर को हमने फाइंड आउट कैसे करना है। तो जीरो एरर को फाइंड आउट करने का तरीका का बिल्कुल सेम उसी तरह से ही है जैसे हम वर्नियर के रीडिंग लेते हैं। अब तो देखें कैसे बोला। अब आपने देखे जाज जेंटली क्लोज ही है, ये वाली पोजीशन आ जाती है या ये वाली पोजीशन आ जाती है। इसमें आपने देखना है कि आपकी वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है उनमें से कौन सी डिवीजन मेन स्केल की किसी भी एक डिवीजन के साथ बिल्कुल इनलाइन आ रही है। तो अब जरा हम देखते हैं कि हमारे पास मेन स्केल की कौन सी डिवीजन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये 5 नंबर डिवीजन। अब 5 नंबर डिवीजन जो है वो मेन स्केल की किसी भी एक डिवीजन के साथ बिल्कुल इनलाइन। ठीक हो गया। तो अभी हमने देखना यह है how we find zero error। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, check the division या check the marking, find the marking of vernier scale। आपने वर्नियर स्केल की वो मार्किंग फाइंड आउट करनी है, कौन सी, विच इज in line with
एनी मार्किंग ऑफ मेन स्केल। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है जी, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जो है बन जाती है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या बन जाती है जी, डिवीजन बन जाती है जी 5 मार्किंग या 5 डिवीजन। अब हमारे पास मार्किंग तो आ गई 5। अब हमने अगला स्टेप हमारे पास क्या है, अब अगला स्टेप हमारे पास ये है कि हमने इस मार्किंग को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इट विद आपने मल्टीप्लाई करना है इसको किसके साथ, विद लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो हमारे पास जीरो एरर फिर क्या आ जाएगा जी, जीरो एरर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय, अब हम इसको 0.01 ही रखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास बन जाएगा जी 0.05 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास कौन सा था जी, लेफ्ट साइड के ऊपर था ना। ठीक है, तो ये हमारे पास जीरो एरर क्या बनेगा, पॉजिटिव जीरो एरर। इधर पॉजिटिव जीरो एरर हमारे पास आ गया जी, ठीक हो गया। तो जीरो एरर इज इक्वल टू प्लस 0.05 सेंटीमीटर। तो जीरो एरर तो हमारे पास आ गया जी, 0.05 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। अब इसका मतलब फिर ये है कि जो हमारा जो वर्नियर कैलिपर है वो जो एक्चुअल वैल्यू है उससे इतनी वैल्यू जो है वो थोड़ी बड़ी करके दिखा रहा है। तो फिर हमारे पास जीरो करेक्शन क्या बनेगी, जीरो करेक्शन बनेगी -0.05 सेंटीमीटर। तो जो आपकी जीरो एरर होगी, जीरो करेक्शन का साइन आपने चेंज कर देना। अगर आप लोगों की जीरो एरर पॉजिटिव होगी तो जीरो करेक्शन आप लोगों की नेगेटिव बन जाएगी। अगर आपकी जीरो एरर नेगेटिव होगी तो जीरो करेक्शन क्या बन जाएगी, जीरो करेक्शन जो है वो पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक हो गया। तो जीरो एरर अगर जो भी होगी उसका जो करेक्शन होगा उसकी पोलैरिटी उससे चेंज हो जाएगी। तो अब देखिए जी हमारे पास जीरो एरर आ गई। अब इस जीरो एरर को हमने अपनी कैलकुलेटेड लेंथ के अंदर एडजस्ट करना होता है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास बात करते हैं हम एक्चुअल लेंथ की। अब एक्चुअल लेंथ हमारे पास क्या बन जाएगी जी, ये हमारे पास बन जाएगी 3.47 सेंटीमीटर प्लस माइनस जीरो एरर, सॉरी जीरो एरर नहीं, जीरो करेक्शन, मैं पूरा लिखता हूं। ठीक हो गया जी। तो अब हमारे पास जीरो करेक्शन क्या है, वो माइनस है। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी जी, 3.47 माइनस 0.05
जो है वो सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 3.42 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जीरो एरर जो है उसके बारे में बात की, फिर पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, और फिर हमने ये देखा कि हमने जीरो एरर कैलकुलेट कैसे करना है। फिर हमने जीरो करेक्शन की बात की और उसको हमने देखा कि हमने जीरो करेक्शन जो है उसको किस तरह से अपनी जो एक्चुअल कैलकुलेटेड वैल्यू है उसके अंदर एडजस्ट करने के बाद हमने एक्चुअल लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस मुतल्लिक़ कोई भी क्यूरी होगी तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की वो क्यूरी जो है वो उसको दूर करूँगा। इसके साथ अपने टीचर को इजाज़त देंगी। अस्सलाम वालेकुम।